अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम, तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मरहला चंद ही रोज की दूरी पर है और ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं तो इंतखाबात के हवाले से जो मुहिम है वो भी हमें नजर आता है कि फुल स्विंग में उसी तरह से जारी हो सारी है। बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के जैसे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, वो काफी रोज उनको हो गए हैं कि वो अब गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद हैं और साथ साथ कल वजीर आजम इमरान खान ने भी रुख किया है जीबी का। इसके ऊपर एक सवाल पहले मुलाहिजा कीजिएगा, पहले सेगमेंट का, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, एक तरफ इंतखाबात जोरों शोर से होने वाले हैं, मुहिम जारी है, तमाम जो जमातें हैं वहां पर अपना जोर लगा रही हैं, अपनी मुकम्मल इसमें कोशिशें डाल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उबूरी सूबे का भी नाजरीन ऐलान हो गया है। और ये ऐलान ऐसा नहीं कि सिर्फ हुकूमत की तरफ से, वैसे वजीर आजम इमरान खान ने इसका बाकायदा कल जब वो गए गिलगित तो ऐलान किया, लेकिन बिलावल साहब भी यानी कि अपोजिशन की भी जो जमात है, पीडीएम का एक अहम हिस्सा है, वो भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि वाकई गिलगित बल्तिस्तान को अब सूबाई हैसियत देनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग नाजरीन, इसमें काफी इफ्स एंड बट्स हैं अगर हम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी सूबे की बात करते हैं, लेकिन यकीनन उबूरी सूबा बनाने में ये एक सिर्फ पहला कदम है इस जानिब के आईनी तौर पर भी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बाकायदा तौर पर बनाया जाए। ऐसे में नाजरीन, बिलावल साहब जैसे कि हम लोग मुहिम के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वहां पर जारी हो सारी है, वो वहां पर बड़ा अग्रेसिवली लोगों को एंगेज कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान भी जैसे कल गए और ये बहुत अहम ऐलान उन्होंने उबूरी सूबे के हवाले से किया कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा उबूरी तौर पर पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाएगा। अब ये जो नाजरीन कोइंसिडेंस है कि एक तो सूबा बनना, ये यकीनन एक तारीखी बहुत बात है, बहुत तारीखी पहलू है इस मर्तबा के इलेक्शंस का, और साथ साथ जो कोइंसाइड कर रहा है ये इस पूरे इलेक्शन मुहिम से और इलेक्शन कैंपेन से, क्या इस कोइंसिडेंस का असर डायरेक्ट इस दफा के इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी होगा? ये बड़ा जरूरी सवाल है नाजरीन जो हम अपने पहले हाफ में टेबल करेंगे। और साथ साथ एक और बात करना जरूरी है कि जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, हाफिज हफीजुर रहमान साहब, उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है और नून लीग की आउट गोइंग हुकूमत थी, लेकिन फिलहाल नाजरीन नून लीग की तरफ से अभी उस लेवल की इलेक्शन मुहिम नजर नहीं आ रही गिलगित बल्तिस्तान में एज वी स्पीक। हत्ता ये कि जो उनकी पार्टी की तरफ से मौकफ आ रहा है वो ये है कि वो जल्द ही उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो रुख करेगी गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जो दीगर उनके कंपेटिटर्स हैं सियासी मैदान में वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसी सवाल के साथ विदाउट फर्दर अडू बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ यहाँ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल तशरीफ फरमाए। सबसे पहले कमल शोजब साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर कौमी असेंबली, पार्लिमानी सेक्रेटरी। वेलकम ऑन बोर्ड कमल साहिबा, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीएमएलएन से स्टॉलवर्ट हैं आप, साबिक वफाकी वजीर और दोनों बहुत प्रोमिनेंट वॉइसेस अपनी पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस एज वेल। और इरशाद आरिफ साहब नाजरीन हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं, सीनियर सहाफी, तजियाकार, आपका तजिया तबसरा न्यूट्रली हम इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को जानेंगे। शुक्रिया इरशाद साहब आपकी मौजूदगी के लिए। और मेजर जनरल एजाज अवान साहब भी, कि जो पहला हमारा मौजू है या सवाल है इस पे हमारा साथ देंगे। शॉर्टली ही विल बी जॉइनिंग अस ओवर द फोन कॉल। तो बाकायदा नाजरीन आगाज करते हुए कमल साहिबा अगर आपसे बात का आगाज कर लें, क्योंकि उबूरी सूबे का ऐलान वजीर आजम इमरान खान की तरफ से हुआ है, आपको लगता है इस दफा आपका क्या एक आपकी परफॉर्मेंस होगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में, क्योंकि यकीनन पीटीआई की हुकूमत इससे पहले वहां नहीं रही है, नून लीग की भी रही है, पीपल्स पार्टी की भी रही है, वगैरह वगैरह, एक्सपेक्टेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मोना, आपने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दिया है। मैं थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान पे, आपने ठीक कहा है कि पहले पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों वहां पे अपना अपना एक दो दफा जो है वो बारियां ले चुकी हुई हैं, लेकिन अगर आप इनका स्टेटस देखें तो एक जमाने से उनकी कोई वॉइस जो है वो आपको असेंबली में नजर नहीं आती है, और एक जमाने से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो मांग रहे हैं कि हमें ये हक मिलना चाहिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और बाकायदा तौर पे हमें एक सूबे का जो एक मनसब होता है या एक स्टेटस होता है वो उनके पास होना चाहिए। तो अब ये मतलब 72 ईयर्स गुजर गए पाकिस्तान को, और लोग जाते भी रहे, नून लीग की भी हुकूमत ने जाके बड़े बड़े दावे भी किए
تقریریں بھی ہوتی ہیں الیکشن کیمپین میں، لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے عوام کو ان کا حق دلانے کی، وہاں پر آ کے پتہ نہیں چشم پوشی کیوں کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی وہاں بڑے بڑے نعرے بھی مارے، دعوے بھی کیے، لیکن یہ جو ان کا ایک بنیادی حق ہے عوام کا، یہ ان تک نہیں پہنچایا گیا. اور اس پہ آج یہ آپ نے کہا کہ یہ بائی چانس ہو گیا، یہ کو انسیڈنس نہیں ہے، اٹ واز پلانڈ. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس کو آپ بھول گئی، آپ بالکل بھول گئی اس کا ذکر کرنا، اور اس کے بعد بہت کچھ اور بھی نکل کے آیا ہے کہ اس کا اتنا ذکر ہوا ہے کہ دوبارہ اس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیلیبریشنز اسی وجہ سے ہو رہی تھی کہ وہاں پر صوبے کا قیام ہونا چاہیے. اور یہ باز گشت آج سے 3 مہینے پہلے سے آپ کو سنائی دے رہی ہے. یہ کل کوئی حادثاتی طور پہ اعلان نہیں ہوا ہے، یہ پلان کیا گیا ہے، اس پہ ڈسکشن کی گئی ہے، اس کے ifs اینڈ بٹس کو دیکھا گیا ہے، اور عوام کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے، اس کو ایکچولائز کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے ان کو ان کے حق پہنچانا ہے، اور کیسے ان کی آوازوں کو پہنچانا ہے اسمبلی تک کے. وہ ان کو بھی جیسے آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں فاٹا کا مرجر ہوا، کے پی کا حصہ بنا فاٹا، اور آج ان کے ریپرزینٹیٹیو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، کے پی اسمبلی میں موجود ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کی عوام کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ ڈائریکٹلی وہ نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھے، اور ان کی اپنی جو اسمبلی ہے اس کے اندر بھی ان کی آوازیں ہوں، تاکہ ان کے جو حقوق ہیں، اگر انہوں نے چنا تھا پاکستان کے ساتھ آنا، تو اس چیز پر ان کی جو رائٹس ملتے تھے بالکل وہ ان کو ملنے چاہیے. تو یہ میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں کہ کو انسیڈنس نہیں ہے، اٹ از اے ویل تھاٹ اناؤنسمنٹ. اور اس میں جو بھی ہچپس ہوں گی یا جو بھی اس کے رستے میں ہرڈلز ہوں گی ان کو اوور کم کیا جائے گا. جب آپ where there is a will there is a way، اور اپنی جو عوام ہے ان کو مین اسٹریم کرنا، ان کو ان کا حق دینا. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کنول کہ اس دفعہ عوام آپ کے اوپر یعنی پی ٹی آئی کے اوپر انحصار کریں گے کہ آپ ان کو یہ الیکٹورل ان کے جو تمام حقوق ہیں وہ دلوائیں گے آئینی طور پر بھی؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف فیڈرل میں حکومت رکھتی ہے، عوام کے جو رائٹس ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ صرف کیمپین کل ان کا نیشنل ڈے تھا، اور آئی تھنک 70-72 سالوں کے بعد اگر نیشنل ڈے پہ ان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ آپ کو ایک صوبے کا اسٹیٹس دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت تھی کہ 72 سال بعد ان کو وہ حق ملا ہے جو ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ اس کو کسی یہ لالچ یا اس میں جو مطلب اب جس طرح کے لوگوں کے دماغ ہیں وہ اسی طرح کا سوچیں گے. بلاول صاحب نے بھی وہاں بڑی بڑی باتیں کی. میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اوپر تو بڑی دفعہ ٹرسٹ کیا اس عوام نے، آپ نے ان کا یہ بنیادی حق ان کو کیوں نہیں دلایا؟ فیڈرل میں آپ کی حکومت تھی، 5 سال پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی، پچھلے 5 سال ان کی حکومت ختم ہوئی، ابھی ان کی اب لیٹسٹ جو حکومت ہے گلگت بلتستان سے وہ اب گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ دوسرا سیٹ اپ ایک عبوری آیا ہوا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کیوں نہیں دیا آپ تک؟ ٹھیک ہے، رائٹ. ہاں، تو کل 72 سال کے بعد یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ کوئی جلد بازی نہیں تھی، یہ بہت دیر ہو گئی ہے مہربان آتے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور پاکستان کی عوام کا اگر فکر ان کے وزیر اعظم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی پولیٹیکل کیمپین ہی وہ ہم کر لیں گے، وہ ہمیں آتی ہے کرنی، وہ ہمیں پولیٹیکل کیمپین کرنی بھی آتی ہے، اور ہمیں الیکشن جیتنے بھی آتے ہیں، اور عوام سے ہمیں ووٹ لینا بھی آتا ہے. تو اس لیے اس کو اس طرف مت کریں، اور میرے خیال میں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، انہیں مبارکباد دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ کو خراب کرنے کی کوشش کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ میں مبارکباد دیتی ہوں گلگت بلتستان کی اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور ان کو بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی ترقی کے راستے ان کے لیے کھلے، اور اس کے لیے ان سب کو ایفرٹ کرنی چاہیے. جو علاقہ اس وقت محرومی کا شکار ہے اور ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے اس پہ اب ہمیں تھوڑی سی ان کے خلاف کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر طارق فضل، آپ نے دیر کر دی آتے آتے، اور 72 سال لگ گئے آپ کی ملٹیپل ٹائمز حکومت. یہ تمام تو خیر کنول کے آبزرویشن ہے اپنی جگہ، لیکن میرا اثر آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب آپ کی قیادت رخ کرے گی گلگت بلتستان کا، لیکن اس میں کچھ دیر نہ ہوئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ وہاں پہ اپنے طریقہ کار سے اور اپنے ٹائم ٹیبل سے وہاں کمپین کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ایک ظاہر شیڈیول ہے، اور اس کے تحت انشاءاللہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ اس سے پہلے جا بھی چکے ہیں. ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب وہاں کا دورہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ
دیگر ہمارے قائدین جو پاکستان سے ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں وہ چونکہ جیل میں ہیں، تو مریم نواز صاحبہ انشاءاللہ ابھی اگلے 2 سے 4 دن میں آپ کو وہاں پہ ریلیز کی قیادت کرتی ہوئی نظر آئیں گی، مختلف جو اعلان آپ کی پروگرام جماعت سے ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ اپنا انشاءاللہ پروگرام جو ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ باقی جو کام پچھلے 5 سال میں ہوئے ہیں پی ایم ایل این کی دور حکومت میں، اگر آپ گلگت بلتستان کے عوام سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ریکارڈ ترقیاتی کام جن میں اربوں روپے کے فنڈز ان علاقوں کو دیے گئے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ، اور میں جب ان علاقوں میں جاتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ پاکستان سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت نفیس لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، اور ان میں شرح خواندگی اتنی مطلب بہتر ہے کہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ جو کام پچھلے دور میں ہوئے ہیں، جو ان کے مسائل حل ہوئے ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ پچھلے دور میں ہوئی ہے، اور جتنی زیادہ سیاحت ٹورزم پچھلے ہمارے یہ جو 4-5 سالہ دور رہا ہے، اس میں گلگت بلتستان میں اضافہ ہے، پورا پاکستان اس کا گواہ ہے کہ اب اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ جو فلک پوش چوٹیاں ہیں، ان کے جو نظارے ہیں، ان کی جو خوبصورتیاں ہیں، وہاں پہ آپ کو ہوٹلوں میں، تفریح گاہوں میں تل دھرنے کی جگہ نظر نہیں آتی، اتنا یعنی کہ ڈیولپ ہوا علاقہ پچھلے دور میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ دوبارہ ایک اچھی چوائس جنہوں نے ان کے لیے کام کیا وہ ضرور کریں گے۔ باقی کنول صاحبہ نے جو بات کی، میں یہ عرض کروں جی کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، جیسے فاٹا کا ایشو تھا، جیسے گلگت بلتستان کا ایشو ہے، جیسے آزاد کشمیر کا ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، ان کی اپنی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے سیکیورٹی کے بہت سارے آپ یہ کہیں کہ خارجی اور داخلی سلامتی کے معاملات ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان پہ بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے فیصلے بہت جلد ہونے چاہیے تھے، اور فاٹا کا یہ جو کریڈٹ لیکن ڈاکٹر طارق صرف دو باتیں دیکھیں سر، عبوری صوبہ تو بنایا جا سکتا تھا، اس میں آئینی صوبہ بنانے میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، لیگلی بھی ہیں، لیکن عبوری صوبہ یہ جو اٹ سیلف اعلان ہے، اگر آپ کی جماعت جیت جاتی ہے، ونس اگین آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے، کیا آپ اس کو یہ جو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان وزیر اعظم اب تو کر چکے ہیں وہاں پر جا کر، تو آپ اس کو اپنی طرف سے اوکے کریں گے گیون پری ایمپٹیولی کہ آپ جیت جاتے ہیں اس دفعہ؟ پھر دیکھیں جی، اگر میں اپنی پارٹی کے توسط سے کہوں یا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جواب دوں، جو ایک ہی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی صوبہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، درست، تاکہ یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ کی بات کی، ان کو وسائل دینے کی بات کی، ان کا جائز حق پاکستان کے وسائل کے اوپر جیسے باقی صوبوں کا ہے، وہ ان کا جائز حق اسٹیبلش ہو جاتا ہے، انہیں ضرورت نہیں پڑتی جناب کہ وہ پھر آپ کو ریکویسٹ کریں یا پاکستان جو ہے ان کو گرانٹ کی شکل میں اور یعنی آپ اس کو قومی نوعیت کا ایک مسئلہ، قومی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور میں بالکل اسے انڈوز کرتا ہوں جی، یہ میں تو کہتا ہوں بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، ہمیں اس کو ایک الیکشن اسٹنٹ کے طور پہ، پروویژن صوبے کے طور پہ کر کے وقت گزاری نہیں کرنی چاہیے تھی، ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، ایسے آئینی صوبہ جلد از جلد بننا چاہیے، اور گلگت بلتستان کے محب وطن لوگ جو اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں انہیں تو یہ سٹیٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ طارق صاحب مختصراً یہ فرما دیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سست روی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں پہلے گئی آپ سے، پی ٹی آئی بھی گئی، وہ غالباً ہے اس وجہ سے کہ آپ اتنا پروبیبلی اس پورے کیمپین میں یا اس الیکشن میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، مطلب ایز اے پارٹی، ایز اے جماعت؟ دیکھیں جی، آپ اس کو اس طرح بھی لیں کہ ہم نے جتنا وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی سیاسی شعبہ بازیاں کرنے کی اور بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ کیمپین کی ضرورت نہیں ہے۔ کیمپین کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یہ تو میں نہیں کہوں گا کیمپین کی ضرورت نہیں ہوتی، میں خود کچھ 4 الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے ہیں، اس میں آپ قطعی طور پہ بھی نہ ڈھیلے پڑ سکتے ہیں، نہ آپ اپنی کیمپین کو سست رکھ سکتے ہیں، صحیح، لیکن ہماری چونکہ یہاں پہ پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی رہی، کیونکہ آپ اس کو مرکزی قیادت سے لنک کر رہی ہیں، اس لیے میں یہ جواب اس طرح دے رہا ہوں کہ ہماری یہاں پہ موومنٹ کچھ پہلے گوجرانوالا، پھر اس کے بعد کوئٹہ، پھر کراچی، مرکزی قیادت کی یہ مصروفیات یہاں پہ رہی ہیں، اس کے باوجود جیسے میں نے عرض کی ہمارے مرکزی قائدین گئے، اور اب آخری مرحلے میں کمپین کے انشاءاللہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گی، سست روی بالکل بھی نہیں ہے، سیاسی مخالفین آپ کو کہتے رہتے ہیں، الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ اچیو کیا گیا ہے پچھلے 5 سال میں، انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً وہ یہ چاہیں گے کہ ترقی کا یہ سفر جو ہے یہ جاری و ساری رہے۔
राइट, इरशाद आरिफ साहब आपकी तरफ स्ट्रेट टू यू, आप दोनों को सुन चुके हैं, गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव आपके सामने है, ऑपोजिशन बिलखुसूस PMLN, ये बात है कि जरूर अब जैसे PDM के हवाले से बात की है तो डॉक्टर तारिक ने, PDM की तो ये तमाम जितनी भी एंगेजमेंट थी या मसरूफियात थी उसमें तो उतनी पीपल्स पार्टी भी बल्कि उसी तरह से थी, उन्होंने बल्कि कराची के जलसे में तो वो लोग होस्ट भी थे, लेकिन उसके बावजूद बिलावल साहब वहां पहले पहुंचे। और आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस दफा के सियासी अखाड़े से? दो चीजें हैं जी, पहली बात हो रही है ना कि कुछ मामलात हैं देखिए, क्रिकेट बल्तिस्तान अफगान इशू नहीं काम का हिस्सा था, आजादन कह दिया था कि आपका का रहेगा, वो रहा। गिलगित बल्तिस्तान जो है इस पर कश्मीर के कानून का जो आजाद कश्मीर है बाकायदा दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान आजाद होता है तो उस वक्त वो कश्मीर वो अलग रियासत नहीं थी जिसने पाकिस्तान में हो, बल्कि वो कश्मीर जब वो हम करेंगे तो कश्मीर पर हमारा मौका, इसलिए दो चीजें हमारा मौका रहा है कि कश्मीर जो है वो एक पार्टी है, उसमें आजाद है, उसमें मकबूजा कश्मीर है, उसमें जम्मू और लद्दाख है और उसमें गिलगित है। जब हम इसको अलग करते हैं, इंडिया का जो मौकफ है गिलगित लद्दाख और जम्मू के हवाले से वो मजबूत होता है। एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि हमने करारदादें जो काउंसिल की उनको तस्लीम किया हुआ है और हम समझते हैं आज तक हमारा पक्ष ये है कि करारदादों के मुताबिक कश्मीर के अवाम को ये हक मिलना चाहिए कि अपने मुस्तकबिल हाँ, ये बात सूबा बनाने को तो आप वजह फरमा रहे हैं शाह साहब, यही तमाम यही तमाम प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल पूरी सूबे की बात की, उसके पीछे भी यही समझा है कि हम अब पूरी तौर पर इसको बना देते हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है उस वक्त होगा जब कश्मीर के तनाज़े का पूरा हल लीगली स्पीकिंग दैट इज वेरी ट्रू। हाँ, कश्मीर को इंटीग्रेट करके, क्योंकि हम देखते हैं। लेकिन इरशाद साहब, ये अब ऐलान जब हो गया है उबूरी सूबे का, तो आप इसका इलेक्शन कैंपेन पे समझते हैं कि असर होगा? क्योंकि दो पार्टीज तो इनको इंडोर्स कर रही हैं और गालिबन ये कि PMLN भी अगर इसको इंडोर्स करते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? मैं उसको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि एक ये पहलू है ताख़ीर हुई है, अब ये नहीं था तो ये वजह थी, और अब हमें यह अवस्था इसकी हुआ है कि जब भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और दावा कर दिया कि जी हमें आजाद कश्मीर वापस दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान, तो फिर हमें दोस्तों ने भी समझाया और हमने खुद भी समझने की कोशिश की कि कोई अबूरी हल हमें निकाल लेना चाहिए कि जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा का इशू नहीं आता उस वक्त तक हम हाथ पर हाथ धरे ना बैठे। एक पहलू अब ये है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ क्यों नहीं की, तारिक साहब ये कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी वहाँ 5 साल हुकूमत रही है, हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो हैं वो वहाँ के लीडर हैं, वो अपना काम कर रहे होंगे। इस पर तो मेरा ख्याल है कि सियासी बात को तो काफी नहीं होगा कि जो सूबा बनाने की बात है वो बरबट है, उसका उनको फायदा भी होगा, लेकिन फैसला सिर्फ किसी को नहीं होगा क्योंकि बना दिया, अब सूबा बना दिया है, अब सारे कोड उनको मिल जाएंगे, इसलिए कि वहाँ बहुत सारे और हकीकतें भी होंगी। क्या तहरीक इंसाफ की वहाँ मजबूत जमात मौजूद है, क्या उसके कैंडिडेट मजबूत हैं, वो अवाम की खिदमत कर चुके हैं, अवाम में मकबूलियत रखते हैं, और आखिरी बात यह है कि ये हकीकत है कि वो गुलिस्तान हो, वो आजाद हो, अब्दुल पाकिस्तान है, वहाँ हमेशा जिस सियासी पार्टी की मरकज में होती है वहाँ तमाम उसी जमात को जी ये बात है। हाँ,
हमने रिवायती तौर पे यही देखा है कि मैं बल्कि इरशाद साहब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गालिबन आपकी ऑडियो भी देयर वाज क्वाइट डिस्टॉर्शन, तो वो अगर हम लोग अपने एंड पे रिजॉल्व कर लें। मेजर जनरल एजाज अवान भी हमारे साथ हैं और इस मौक़िफ़ के हवाले से वेलकम ऑन बोर्ड। सबसे पहले तो जनरल साहब थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। ये बताइएगा, ये इस खुसूस मौजू के हवाले से बड़ा जरूरी है आपसे बात करना, क्योंकि जो भारत का मौक़िफ़ है सर, ये आपको पता है ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है कि जो भारत का इक़दाम था 5 अगस्त पिछले साल, जो एक बहुत उन्होंने स्याह इक़दाम किया था कश्मीर जम्मू कश्मीर के साथ, ये फरमाइएगा कि ये भी तो एक बात है या जिसको कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेशन में देखते हैं गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को इन टोटलिटी, तो ये फरमाइएगा कि क्या वहां पर ये असरअंदाज होगा, ये जो फैसला इटसेल्फ है कि हमने फिलहाल तो अबूरी सूबा बनाया है, लेकिन जब हम आईनी सूबा बनाने की जानिब जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट होगा? जी यकीनन, देखिए इसका जो एक स्टेटस है इस एरिया का, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है कि क्या ये गुलाब सिंह स्टेट का हिस्सा था या नहीं था, और अगर था तो क्या उस वक्त डोगरा राज में इसके ऊपर किसकी हुकूमत थी। इसके 2 वर्जन हैं, एक ये है कि ये उस वक्त भी डोगरा राज का हिस्सा नहीं था और ये अलग और इंडिपेंडेंट हैसियत थी गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया की, और एक कहते हैं कि जी नहीं ये उसका हिस्सा था। तो इसमें चूंकि जो यूएन रेजोल्यूशन है वो गवर्न करते हैं इस पूरे रीजन के जो मुस्तकबिल है उसका होना है, प्लेबिसिट के जरिए इसका हल होना है। तो अगर हम इसको प्रोविजनली विद दिस कंडीशन कि जब भी प्लेबिसिट होगा तो इन लोगों को वोट देने का हक हासिल होगा और इसका हतमी फैसला या हतमी सूबे की स्टेटस इसको देने का फैसला उस वक्त किया जाएगा जब यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत प्लेबिसिट का फैसला हो जाएगा। तो उस तरह कर देने से होगा ये कि न तो उसके पॉलिटिकल इशू या स्टेटस पर कोई अर्थ आएगा, और दूसरा इस इलाके में जो डेवलपमेंट है बिलखुसूस जबकि सी पैक का रूट वहां से गुजर रहा है, तो उस वक्त इस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी और लोग खुशहाल होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा खुशाइंद कदम है कि इसको प्रोविजनली एक सूबे का स्टेटस दे दिया गया है। अच्छा जनरल साहब, एक बात ये भी फरमाएं कि इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ पार्लियामेंटेरियंस की, और वंस अगेन आईड लाइक टू पिन पॉइंट के मच टॉक्ड अबाउट मीटिंग, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि उसके बाद एक सियासी जो कन्फ्रंटेशनल माहौल था वो उसका एक आगाज हो गया, और हम वो जाहिर है वो मीटिंग तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में थी लेकिन हम यकीनन कहीं और निकल गए हैं। गिवन द फैक्ट कि वो मीटिंग भी हुई थी, आप सियासी तौर पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये जो अब अपकमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं चंद रोज में गिलगित बाल्टिस्तान में? देखिए सियासी तौर पर जब तमाम पार्टियां जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वहां मुस्लिम लीग नून भी अपने कैंडिडेट फील्ड कर रही है, पीटीआई भी कैंडिडेट फील्ड कर रही है, इसी तरह पीपल्स पार्टी तो आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तो वहां कैंप कर रहे हैं 15 दिनों के लिए। जी जी। तो जब इसकी लीडिंग जमातें, जो पीडीएम की लीडिंग जमातें, जब वो खुद इस इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इसको हद पे तनकीद बनाने का। लिहाजा इसमें पार्टी वही जीतेगी जिसको लोग वोट देंगे, और जैसा भी आप बात कर रही थी कि तारीखी एतबार से अगर रिवायत के तौर पे देखा जाए तो हुकूमत वक्त की तरफ इनका झुकाव रहता है, पहले भी रहा है और हो सकता है कि इस दफा भी हो, क्योंकि हुकूमत वक्त वहाँ बहुत ज्यादा फंड दे सकती है, वहाँ बहुत ज्यादा तरक्याती काम करवा सकती है, क्योंकि अभी 2.5 साल इस हुकूमत के रहते हैं। तो इन 2.5 सालों में अगर सी पैक के फंड वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं और उसमें कोई बड़े मंसूबे अमल में लाए जाते हैं तो लोगों के लिए रोजगार का मुहैया होगा और इलाका भी तरक्की करेगा, तो हो सकता है कि लोगों का झुकाव पीटीआई की तरफ ही रहे। आई सी। जनरल साहब मुख्तसर इफ आई मे नो फ्रॉम यू, क्या आर्मी को इस मर्तबा ओवरसी करने चाहिए ये इलेक्शन? नहीं, मेरे ख्याल में आर्मी कर भी नहीं रही और उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले इंतखाबात में भी इन्हीं पार्टियों ने खुद ये टास्क दिया आर्मी को, जो आज आर्मी पर एज ए इंस्टीट्यूशन तनकीद कर रहे हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ही थे, इन्होंने ही फैसला किया था कि आर्मी मौजूद रहेगी पोलिंग बूथ के अंदर भी और बाहर भी, और आज सबसे बड़ी तनकीद भी यही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफा आर्मी इस दफा नहीं होगी।
ٹھیک ہے, رائٹ, پوائنٹ ویل میڈ. ناظرین, کوئکلی ٹو دا سیکنڈ سیگمنٹ, ہم دوسرے اپنے سوال کا رخ کرتے ہیں اور اسی سے تانے بانے ہمارے دوسرے سوال کے بھی جڑتے ہیں, بالخصوص نون لیگ کے حوالے سے. سوال ملاحظہ کیجیے گا, پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ڈیفلیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اور بالخصوص نون لیگ کے حوالے سے. پی ایم ایل این کے بلوچستان صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب نے, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور بڑے پائے کے سیاستدان ہیں, بہت اکلیمڈ اور ایکنالجڈ ہیں تمام جماعتوں میں. انہوں نے باقاعدہ اپنی پارٹی کوئٹ کی, اس کے حوالے سے پارٹی کا ایک موقف بھی سامنے آیا. سملرلی سابق جو وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے گزشتہ دور میں, ثناء اللہ زہری صاحب, انہوں نے بھی اسی قسم کی شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی کوئٹ کی. اب اس میں دو ورژنز ہیں ناظرین. سب سے پہلے جو ان لیڈران کا اپنا موقف آیا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور حضرت سرائی کا سلسلہ جاری ہے, تو اس وجہ سے دراصل یہ فیصلہ لیا گیا ہے. یاد رہے کہ 5 جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز تھے, پہلے ان کے حوالے سے بھی پارٹی نے بہت سخت رد عمل دیا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جناب نواز شریف صاحب کے بیانیے پر عمل درآمد کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو بات ناظرین ہو چکی ہے ان تمام لیڈران کی یا ان تمام پارلیمنٹیرینز کی جنہوں نے ایگزٹ کیا. خیر, ثناء اللہ زہری صاحب کے حوالے سے جو دوسرا ورژن آ رہا ہے جو کہ پی ایم ایل این زیادہ بائی کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سردار اختر مینگل صاحب سے جو ان کا ایک بہت پرانا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے یا ان کی جھڑپ چل رہی ہے, اس کے ہوتے ہوئے دراصل سردار اختر مینگل نہیں چاہتے تھے کہ کوئٹہ جلسے کا وہ حصہ بنے اور وہ حصہ نہیں بنے. تو لہٰذا اس چیز کی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جناب ثناء اللہ زہری اور جنرل قادر بلوچ نے ریزائن کیا ہے. یہ زیادہ تر جو اس کا جھکاؤ ہے اس پورے بیانیے کا یا اس پرٹیکولر جو اسکول آف تھاٹ کا جھکاؤ ہے وہ نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے. خیر, ایسے میں ناظرین حکومت کے بہت سارے وزراء پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ نون میں سے شین الگ ہونے والی ہے, لیکن اس کا ریبٹل ہم نے آج دیکھا جب نون لیگ کی طرف سے کچھ تصاویر شائع کی گئی جہاں مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب بہت گرم جوشی سے ملاقات کر رہے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی, حمزہ شہباز بھی تھے اور شہباز شریف بھی تھے. تو کیا یہ جو تصاویر ہیں ناظرین یہ ویژولی اس تاثر کو ڈسپیل کریں گی کہ پارٹی میں 2 دھڑے ہیں اور باقاعدہ نون سے شین الگ ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ, اور کیا واقعی اداروں کے خلاف جو ایک پورا نیریٹو ہے وہی کاسٹ کر رہا ہے اس پرٹیکولر پارٹی کو؟ اوور ٹو ڈاکٹر طارق فضل, کیونکہ آپ یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو ریپلائی آن دس. بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں جی, چونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے بڑے سینئر لیڈر رہے ہیں اور ہمارے صدر اپنا وفاقی وزیر بھی رہے ہیں جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, اور جو جلسہ وہ بھی پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, اس میں بھی یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ شامل تھی. تو لہٰذا جو کچھ وہاں پہ ہوا, جو اس سے پہلے جلسے سے پہلے ڈسکشن ہوئی, اور یہ ایک انٹرنل ظاہر ایک ہماری سیٹلمنٹ تھی, جنرل صاحب اس سے خوش نہیں تھے. یہ بات ہمیں سب سے بہتر پتہ ہے. باقی ساری تو جو بھی ہو رہی ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہم تو چونکہ وہ ساری چیز میں انوالو تھے, کیا کیا اعتراضات ہوئے کس کس طرف سے, وہ ساری باتیں میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. جو ہمارے دیگر پی ڈی ایم کے الائز ہیں ان کا بھی ظاہر ہے کہ احترام ہے, ریسپیکٹ ہے, ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. اب ان کی انٹرنل جو معاملات سردار ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ یہ میڈیا پہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ہر ایک کا اپنا ایک بھرم ہے, ہر ایک کا اپنی ایک پرائیویسی ہے. لیکن وہاں پہ یہ ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی جس کا جنرل صاحب کو شدید دکھ تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ انتہائی قدم نہیں کیا گیا کوئٹہ جلسے میں. جی, اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات جلسوں میں ہو جاتے ہیں, مس مینجمنٹ ہو جاتی ہیں, بعض اوقات یہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, لیکن جنرل صاحب کو اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اور بہرحال اس کو جو رخ بعد میں دیا گیا وہ اپنی ایک الگ کہانی ہے, کیونکہ طارق صاحب آپ ماشاءاللہ نفیس شخصیت ہیں اپنی جماعت سے, لیکن کافی بیانات آ رہے ہیں جنرل قادر کے خلاف بھی کہ یہ ان کا نقصان ہے اور وہ اس کا نقصان بھریں گے. تو سر اٹ ڈزنٹ سیم نائس. ظاہر ہے آپ کے اتنے پرانے دیرینہ ساتھی رہے ہیں, ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں بھی ہیں. اگر انہوں نے جو بھی فیصلہ جن بھی وجوہات کی بنا پر لیا ہے تو کیا اس قسم کی ایک جو بیان بازی ہے ہونی چاہیے ان کی طرف؟ دیکھیں, پارٹی میں آپ کے لوگ ساتھ چلتے چلتے کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ میں ان لوگوں کو ناقابل معافی سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی جب اقتدار میں ہو تو آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سے فائدے بھی حاصل کرتے رہیں, اعلیٰ ترین پوزیشنوں پہ بھی رہیں, اور اس کے بعد ذاتی مفاد کے لیے کسی دوسری جماعت کو جوائن کریں
वहाँ पे भी मनसब और वजारतें लें, और फिर जब आप इक़्तिदार में हो तो फिर आपके पास आए, तो हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों से भरी हुई है। नहीं, मैंने पहले अर्ज किया कि मैं इस चीज को तो बहुत कंडेम करता हूँ, लेकिन आपके दोस्त किसी वाक़े से नाराज हो जाते हैं पार्टी में, लिहाजा उनके लिए सख्त ज़बान इस्तेमाल करना या उन्हें बड़ा बुला कहना मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझता। मुनासिब नहीं। ये जिस वाक़े के नतीजे में जन साहब नाराज हुए हैं वो वाक़या सारा मुझे पता है, ज़ाती तौर पे पता है, और आप उसको रंग जो मर्जी दे, हम किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन जनरल साहब एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि वफादार शख्सियत है और उनके जज्बात मजरू हुए, वो आगे जाके किसी लेकिन ये जो इदारों के हवाले से मौक़िफ़ है जनाब नवाज शरीफ का, उससे आप कह रहे हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है? ये एक कॉमन सेंस की बात है कि कोयटा के जलसे में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इससे पहले नहीं हुई थी। सबसे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, फिर उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ जिसे हम आईनी समझते हैं, गैर आईनी नहीं समझते, ना वो गैर आईनी है, तो उसके बाद कोयटा में जाके उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं की, कोई नया लाइन ऑफ एक्शन नहीं दी, कोई नया ऐसा सिनेरियो डिस्कस नहीं हुआ कि जो हो सकता है सर उन्होंने फैसला तभी कर लिया हो, और क्योंकि ये आपकी जलसे तो ये तमाम बैक टू बैक ही हुए हैं। आप ये देखें ना, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें। हाँ। अगर उनको मियां नवाज शरीफ साहब की किसी बात से अगर उन्हें नागवार उन पे गुजरी होती, नागवार गुजरी है, तो वो उसका इज़हार पार्टी के अंदर भी कर सकते थे, जो नहीं बाहर भी कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद जैसे ही जलसे की स्टेज की मैनेजमेंट और जलसे की मदऊ करने के ऊपर वो सारे मामला गड़बड़ हुए, उस अगले चंद घंटों में उन्होंने कहा जी कि ये मामला जो है ये मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। तो ये तो बिल्कुल मतलब एक, आप अगर देखेंगे टाइमिंग को भी देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे, तो ये सारी बात वाज़ेह है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उसको गलत रंग देना या ऐसे ट्विस्ट करना ये मुनासिब नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उससे पहले भी वही था, वो आज भी वही है, और उसमें से अगर कोई गैर आईनी बात है तो आप निकाल के बताएं कि जी फलां बात उन्होंने जो है वो आइन के मुनाफी की है, खुदा न खास्ता, कतई तौर पे नहीं, टोटल एक आइनी और जमहूरी बात है, आइन का रास्ता है, मुल्क को आगे लेके चलना है, तो वो आइन के साथ चलेगा। और अगर हमने इससे पहले जो तजर्बात मुल्क के साथ खुदा न खास्ता हुए, मुल्क में आइन भी तोड़े गए, मुल्क में लोगों को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट भी दिए गए, गद्दार भी कहा गया, फलां फलां कहा गया, उसके नतीजे मुल्क आपका दो टुकड़े हो गया। सही है। और आज अनफॉर्चुनेटली हमें मैं किसी एक खास वाक़े की तरफ नहीं, वो वाक़े की तरफ तो इशारा किया है, लेकिन आज हमें बहुत सारे उन गलतियों से बचना है जिसके नतीजे में पाकिस्तान को आगे नुकसान हुआ है। ठीक है, हमने दोबारा उस डगर पे नहीं चलना कि एक दूसरे को हम इस तरह बिला वजह ये गद्दारी के तमगे बांटते फिरते हैं, उससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। सही है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि अब ये एक नई बहस छिड़ गई है कि आया कौन सी बात से मुल्क को नुकसान दरअसल हो रहा है। इरशाद साहब, इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि कमल से तो हमने अल्टीमेट सवाल करना है, नून और शीन वाला, जो गवर्नमेंट की तरफ से काफी लोग कह चुके हैं, लेकिन आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है, क्या वजह बनी अल्टीमेटली? डॉक्टर तारिक की बात से आप कितने सहमत हैं? काफी हद तक तारिक साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात का होता यूँ है कि शिकवे शिकायत किसी और बात होते हैं, लेकिन बसा अवकाश ऐसी करती है, ऐसी हिमाकत करती है कि वो जवाब बनता है अलहदगी का या नाराजगी का या पार्टी छोड़ कर किसी और छोड़ कर दें। मिसाल मैं देता हूँ कि जब ये दरी साहब खत्म हुई है तो उसके पीछे भी कुछ चीजें पहले से चल रही थी, पार्टी के अंदर भी इतिहाद के अंदर इख्तिलाफ था, इतिहाद जो था मालिक और जैदी के दरमियान और जो इत्यादि थे उसके दरमियान ताल्लुकात खराब थे, हुकूमत वैसे ही डामाडोल थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया अब्दुल की कुर्सी पे जाने का, सिर्फ महमूद अजहरी को खुश करने के लिए, और जो मकामी क्यादत थी, सूबे की क्यादत से कुछ भी नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के जो एमपीए पहले ही नाराज थे, पहले ही समझते थे कि हमें नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है लिफ्ट नहीं कराती, जो इत्तेहादी काल बैठे थे, उन्हें मौका मिला कि ये एक ऐसा शख्स जो हमेशा पाकिस्तान का मुखालिफ रहा और उसके साहबजादे महमूद अजहरी साहब जो आज भी कहते हैं कि हम सरहदें खत्म कर देंगे, पाकिस्तान की भी बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, उनको खुश करने के लिए मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग का तशख्खुस कर रहे हैं, तो नतीजा यह हुआ कि हुकूमत टूट गई। अब भी मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ
फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि नाराजगी मौजूद थी, लेकिन देखिए उसके अंदर भी एक जवाब मौजूद है और मजबूत दलील है कि अगर आप अख्तर महल करने के लिए अपने साबिक वजीर आला को नाराज करना चाहते हैं और जो सूबे का सदर है उससे मशवरा करने की बजाय मशवरा उन लोगों से कर रहे हैं जो कादिर बलोच के भी खिलाफ हैं और सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ हैं। पैदा एक पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में सनाउल्लाह जहरी साहब और कुरैशी रशीद साहब के दरमियान तर्क कलामी हो चुकी है, तो उसके लाजमी बात है कि एक जवाब मिल जाएगा अब्दुल कादिर बलोच को कि मैं इतना ही ज्ञातुदा आदमी हूँ कि ना तो आपको बयानिया तश्कील देते हुए मशवरा करते हैं, ना पार्टी के इजलास यहाँ जो जलसा हो रहा है पीडीएम का उसमें हमें इत्मीनान में लेते हैं और अपने लीडर को कहते हैं कि वो स्टेज पर ना आए, और एक मुखालिफ हमारा जो है जिसने हमेशा इलेक्शन भी हमारे मुखालिफ लड़ना है, आइंदा साहब भी मुखालिफ करनी है, उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, उनको जवाब मिल गया है। तो ये भी पार्टी को पार्टी के आदमी को सोचना चाहिए कि खुद ब खुद आप जवाब फराहम न करें। सही है, राइट राइट। और अब्दुल कादिर बलोच बहरहाल एक फौजी पसमंजर है उनका, वो साहब जो भी जितने चालाक हूँ, अक्लमंद हूँ, दानिशमंद हूँ, बहुत जाने हूँ, वो ये समझते हूँ कि मैं फौज को निशाना नहीं कर रहा, सिपा सलार को कर रहा हूँ और मैं आइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब्दुल कादिर बलोच इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ये बात ना समझें कि सिपा सालार को जब आप निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, तो बेसिकली फौज को नुकसान पहुंचाते हैं। फौज के अंदर आप इंतजार पैदा करना चाह रहे हैं, सिपाही को अफसर को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मुस्लिम की खून तो बड़ी अच्छी है, तो ये शाह साहब आपका पॉइंट बड़ा वाज़ेह आ गया। आप कह रहे हैं कि ये वाली वजह को भी फरामोश दरअसल नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि जुज़वी तौर पर की बात दुरुस्त भी, फिर भी अब्दुल कादिर बलोच आप जो मुख्तार कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है जिसको ठीक है, राइट। कमल साहिबा, ये नून से शीन अलग होने, ये आप समझते हैं, आप इसको इस तरह से देखेंगे इस तनाजुर में कि ये आपकी पेशगोई सच साबित हो रही है या कुछ ऐसे इंटरनल मामलात हैं जिनकी बिना पर ये हो गया? बस मैं पहले इस बात पे रिस्पॉन्ड कर दूं जो इन्होंने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से और जनरल कादिर बलोच साहब के हवाले से। मैं उनको उस टाइम से जानती हूँ जब तकरीबन मैं 8 साल की थी, इसलिए मैं उनको इनसाइड आउट जानती हूँ। एक बहुत ऑनरेबल आदमी है और एक फौजी जिस दिन उसका कतबा भी लगता है ना तो उसका रिटायर्ड का भी रैंक साथ लगता है। आप दोनों का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से? नहीं, मेरा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मेरे वालिद का और इनका बहुत करीबी ताल्लुक था और मेरे वालिद साहब के कतबे में उनके नाम के साथ उनका फौज का जो रैंक है वो लगा हुआ है। एक फौजी जो है वो मरते दम तक फौजी होता है और वर्दी से चाहे उसको अलग भी कर दिया जाए, उसके खून के अंदर जो वर्दी होती है वो नहीं हटती है। तो जो इरशाद आरिफ साहब ने बात की मैं उसको इंडोर्स करूंगी। जब आपकी फौज के ऊपर और स्टेट के उन इदारों पे अटैक किया जा रहा है, मोहतरम नवाज शरीफ जो इस मुल्क के 3 दफा के साबिक वजीर आजम रहे हों और उनकी जो बेटी साहिबा हैं वो और वो दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हो। जिस दिन गुजरावाला का जलसा हुआ है उसके बाद जनरल कादिर बलोच साहब को एक प्रोग्राम में बुलाया गया। फॉर्चुनेटली मैं उसी का हिस्सा थी और वो वहां पे खासे अपसेट थे। वो कोई बुरा भला नहीं कह रहे थे, लेकिन वो इस मौकफ को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो एक जब आपके इदारों पे और वो इदारे जो आपके स्टेट के पिलर हैं उनमें कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, अदलिया में कहा जाए कि जी फलां जो चीफ जस्टिसेज हैं वो या फलां जजेस हमें पसंद नहीं है, लेकिन फलाने जो है वो बहुत क्रेडिबल है, वहां पे फेवरेटिज्म और ग्रुपिंग क्रिएट की जाए। फौज में कहा जाए जी DGISI और जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो ठीक नहीं है, बाकी सारी फौज ठीक है। तो मैं इनको बताती चलूं कि फौज में किसी का भी बेटा या बेटी जो है वो पर्चियों पे फौज का जनरल या सरबराह नहीं बनते। वहाँ एक प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट का सबका एक ही प्रोसेस है। किसी सिपाही का बेटा भी अगर PMA एकेडमी जाएगा और किसी जनरल का बेटा भी जाएगा तो PMA एकेडमी जाएगा, सारे प्रोसेस से गुजरेगा, पूरे वो ईयर्स जो ड्यू कोर्स है वो कंप्लीट करेगा, फिर उसको जनरल के रैंक पे वो पहुंचता है। वहां पे किसी को वसीयत पे या किसी को जो है वो अपने बाप की ओहदे की वजह से जो है वो डायरेक्ट चेयरपर्सन या उसको हेड ऑफ द पार्टी या इस तरीके से उतारा नहीं जाता, इसलिए शायद ये समझ नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तान आर्मी या आर्मी के जो रैंक्स एंड फाइल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दीवार की तरह जुड़े होते हैं, वो एक ही इकाई होती है जो रिपीट हो रही होती है। अगर आप फौज के जनरल को बुरा कह रहे हैं तो आप फौज के उस आखिरी सिपाही जो महाज पे खड़ा है उसका भी मोराल उतना ही डाउन करें, क्योंकि वो एक दूसरे की
खौफनाक हद तक ओनरशिप रखते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वहां ये नहीं होता है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया है तो वो सोचेगा कि ये मेरा जवान आया तो मैंने इसे हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, या अब मुझे इसकी जरूरत है तो मैंने इसको मिलाना है या इसको मिलना है, जो जरूरी है उनसे मैं मिल लूं, जो नहीं जरूरी है उनको ना मिलूं। तो एक बात तो ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं जी, बलूचिस्तान के साथ जो ट्रीटमेंट रहा है इन दोनों पार्टीज का, जो पीडीएम को फ्रंट से लीड कर रही होती हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा देख लें, कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इनके कोयटा के जलसे से पहले, और उसमें बताया गया कि आपके दुश्मन मुल्क का एम क्या है, और उसकी एजेंसीज की स्टेटेड, जो बीजेपी की एक स्टेटेड पॉलिसी वो ये कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं, जिसमें बलोचिस्तान के बारे में नारे मैंने और आपने यूएन के बाहर देखे जब हमारे वजीर आजम कश्मीर का मुकदमा लड़े थे, और ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। बसेस के ऊपर लिखा हुआ हमने देखा, रॉ हो गई या बीजेपी हो गई, ये बड़े अरसे से एक नैरेटिव बना रहे हैं। वही उस स्टेज, पीडीएम का स्टेज जो शेयर करने वाले अवैध नूरानी साहब हैं, वो उठ के जो है वो जुबान बयान दे देते हैं, बाद में कहते हैं जी स्लिप ऑफ टंग होगी। एक बंदे में इतनी मॉरल करेज नहीं थी उस स्टेज पे बैठी हुई, 12 पार्टियों में से किसी एक शख्स ने उठकर वहां पे कंडेम किया। नंबर 2 में आप उस पर एक और जरा बता दूं, अगर आप हिस्ट्री देख लें, मेंगल साहब की बात कर लेते हैं। अताउल्लाह मेंगल की अगर पहला गवर्नर राज लगाया था तो मोहतरम भुट्टो साहब ने लगाया, दूसरी दफा मेंगल साहब को निकाल के बाहर किया तो नवाज शरीफ साहब ने किया, तीसरी दफा असलम रईसानी को निकाला था राजा परवेज अशरफ साहब ने, और आज कहते जी बलोचिस्तान की महरूमियों का हक दो, बलोचिस्तान में ये हो गया वो। खुदा का वास्ता है, आप लोग खुद सारे इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, आप स्टेक होल्डर हैं, और जो बलोचिस्तान के एक्चुअल सन ऑफ द सॉइल है वहां उनको खड़े होकर आप गालियां दे रहे हैं, उनको आप विलन बना रहे हैं, जो वहां पे आपकी स्टेट की बका की जामिन है। आपका खुदा न खास्ता शाम और ये इस तरह के जो लिबिया इस तरह का हशर होता अगर पाकिस्तान की फौज ना खड़ी होती। ये जो एक मिनट, हाँ, आपका एक यूनिक फिनोमेना हुआ है जिससे दुनिया हैरान होकर देख रही है कि वॉर ऑन टेरर, जिसमें आपके इतने अंदर तक इन्फिल्ट्रेशन होगी थी। एक मिनट जी, मैंने आपकी बात को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, उसमें आपने उनको पुश आउट किया और पाकिस्तान की स्टेट को अगर बचाया है तो पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की अदलिया जिसपे अटैक कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी साहिबा। तो नून में से शीन निकले या शीन में से नून निकले, पूरी मुस्लिम लीग नून में जो चाहते हैं कि मैं और मेरा पाकिस्तान, वो इस मुस्लिम लीग को छोड़ेंगे, और जो कहते हैं मैं और मेरा खानदान, वो रहेंगे। जी लास्ट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का ये बयानिया दोनों इकट्ठे साथ नहीं चलते। जी डॉक्टर साहब, ख्वाहिश रहेगी कि शीन नून में से निकल जाए, और हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, जो मुहिब्बे वतन है वो निकलेंगे वहां से। दूसरी बात यह है कि हुकूमत अपनी नाअहलियां और नालायकियां छुपाने के लिए फौज के पीछे छुपती है। आपका हुकूमतें, फौज का कोई भी जर्नैल अगर पाकिस्तान के आइन को तोड़ेगा उसे गलत कहना पड़ेगा। वो फौज का सिपाही भी कहेगा, वो फौज के रिटायर्ड अफसरान मेरे साथ टीवी प्रोग्रामों में बैठते हैं। यही जनरल एजाज अहवान साहब अगर सुन रहे हैं, इन्होंने जिन जिन फौज के जर्नैलों ने, सिपा सलारों ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, इन्होंने क्या गलत किया है, सबका अफसरान भी मानते हैं, हम भी कहते हैं। और अगर ये कोई बात नहीं है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तान के आइन को तोड़े करेगा और मुल्क में चोरी या डाका डालेगा, अच्छा किया तो वो भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आते हैं। जी, वो अंडर आएंगे आप लोग, दिन थोड़े चलाएगा, रूल आएंगे अंडर तोड़ने की बातें नहीं और इस तरह आप अंडर आएंगे कि सारी दुनिया देखेगी कर रहे हैं ना, वो अंडर आएंगे, आप बेफिक्र रहें, दिन थोड़े गाड़ी उखाड़ फेंको, खुदा का नाम मानो, आप मुल्क को तोड़ने की रूल ऑफ लॉ से कोई इख्तिलाफ नहीं। और उन्होंने छोड़ दी जमात। कमल अलाउ मी, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, यकीनन बहुत सारी बातें हैं नाज़रीन जो हम मजीद कर सकते थे, लेकिन यस इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इत्तेफाक आप देखें कि अलोंग द लाइन ये बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है कि आईन पाकिस्तान से ना कोई शख्स बालातर है और ना कोई इस पूरे आइन इटसेल्फ से बालातर है। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, कमल शोजब साहिबा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इरशाद आरिफ और मेजर जनरल एजाज अहवान ने हमारा पहले सेगमेंट में साथ दिया था। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।